तो लास्ट में हम लोगों ने कंबाइंड ब्लॉक के क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे, है ना। और अपने को क्वेश्चंस में टेंशन कैलकुलेट करना हो, रिएक्शन कैलकुलेट करना हो, वो सब हमने कैलकुलेशन में ले लिया था, ठीक। अब हम एक और कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे यहाँ पर। अच्छा, कंपोनेंट्स लेने में कोई दिक्कत नहीं होती। जैसे मान लो एक वेक्टर ऐसे बना हुआ है इस तरह से 10 न्यूटन का, तो इसके दो कंपोनेंट होंगे। कौन कौन से? एक तो इधर की डायरेक्शन में होगा और एक इस डायरेक्शन में होगा। और अगर वेक्टर ऐसे बना हुआ है तो जाहिर सी बात है इसके दो कंपोनेंट करेंगे आप, तो एक कंपोनेंट आएगा इधर की साइड और दूसरा कंपोनेंट आएगा इधर की साइड, ये और ये, है ना। तो इस तरह से कंपोनेंट्स लेते थे। और आपको क्या सिखाया था लास्ट में पे? आपको ये बताया था कि एक सिस्टम अगर ऐसे है, ये एक ब्लॉक है, तो आपका तो सिर्फ काम इतना सा है, इस ब्लॉक पे मान लो दो फोर्स लग रहे हैं, एक फोर्स लग रहा है F1 इधर, एक फोर्स लग रहा है F2 इधर। तो इस सिस्टम पर मैं पूछूं कि सिस्टम कहाँ चलेगा, तो आपके मन में सबसे पहला क्वेश्चन ये आएगा, सर ये तो बताओ कि इस सिस्टम पर फोर्स कौन सा बड़ा है, F1 या F2? मैंने बोला F1 बड़ा है। तो F1 के अगर F1 F2 से बड़ा है तो जाहिर सी बात है पूरा सिस्टम किस डायरेक्शन में जाएगा, इस डायरेक्शन में, राइट साइड जाएगा। और उस पर जब आप न्यूटन की इक्वेशन लगाओगे तो आप क्या लिखोगे? आप लिखोगे एफ नेट क्या होता था इक्वेशन, मास इनटू एक्सेलरेशन। सपोज इसका मास m है, तो नेट फोर्स क्या होगा? तो किसी भी चीज में नेट फोर्स होगा F1 माइनस F2 या F2 माइनस F1। कौन किस में से कौन माइनस होगा, ये कौन डिसाइड करेगा कि किसका अमाउंट ज्यादा है? तो जाहिर सी बात हम लिखेंगे F1 माइनस F2 इज इक्वल टू m इंटू एक्सेलरेशन, ठीक है। और लास्ट में एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया था कि हम दो या दो से ज्यादा या तीन चार जो भी चीजें हैं उनको एक सिस्टम एज्यूम कर सकते हैं, उनको एक ही मान सकते हैं। कब? जब उनके एक्सेलरेशन का डायरेक्शन सेम हो और वो सेम मैग्नीट्यूड भी हो उनका, मतलब एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड भी सेम होना चाहिए और एक्सेलरेशन भी सेम होना चाहिए। तब हमने वो एक शॉर्ट ट्रिक बनाई थी। तो वहां तक क्लियर है अपने को? ओके। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करते हैं, फिर इसमें शॉर्ट ट्रिक्स भी बताऊंगा बहुत सारी, बट शॉर्ट ट्रिक का सेगमेंट लास्ट में रखेंगे, क्योंकि अगर शॉर्ट ट्रिक बता देंगे तो फिर आप लोग मेथड पे फोकस नहीं कर पाओगे। मेथड आना जरूरी है एडवांस वगैरह के लिए, है ना। तो आप नेक्स्ट हेडिंग नोट करो, पुली प्रॉब्लम। अब बात करते हैं कि ये पुली क्या चीज है ना। आप ये समझो कि आपने वो देखा जो अपने गांव वगैरह होते हैं, है ना, पुराने जमाने, अब तो नहीं होता, वो कुएं होते हैं, उनसे पानी निकालने के लिए एक वो यूज किया जाता है, सर्कुलर डिस्क टाइप, है ना, उस पर रस्सी रहती है, उससे पकड़ के खींचा जाता है पानी। अगर कभी देखा होगा, मैं देखा होगा यार, ऐसा भी क्या है। अच्छा, बुक्स में ऐसा दिखाते नहीं है, रियलिटी में उसकी तो रियलिटी अपने को पता है ना, एक व्हील टाइप चीज होती है, उसके बीच में गैप होता है और गैप में रस्सी फंसी होती है, और इस साइड से हम बकेट को नीचे भेजते हैं और फिर उसको खींचते हैं, तो इस तरह से पानी आता है। ये वही वाला पुली है। ये मैं क्यों बता रहा हूँ इतना, क्योंकि फील आना जरूरी है आपको। आप एक्चुअली बुक में जब आप पुली देखोगे ना, तो बुक में कैसा बना दिखाई देगा आपको, ऐसे बना देंगे और यहाँ एक ऐसे पॉइंट बना देंगे, ये आपको ये बना देंगे तो आपको क्या लगेगा, ये तो एक सर्कुलर चीज है। रियलिटी में ये ऐसा नहीं है, रियलिटी में ये इसका साइड व्यू है। सोचो वो जो पुली इस एक व्हील है, वो एक ऐसे फंसी हुई है, और वो व्हील रियलिटी में कैसा है, वो व्हील रियलिटी में दो ऐसे सर्कुलर व्हील हैं और उनके बीच में गैप है और उस पर रस्सी फिसलती है ना। जब हम उसको साइड से देखेंगे तो उसका सिर्फ हमें कौन सा एक दिखेगा, एक व्हील दिखेगा, वो साइड व्यू। तो वो साइड व्यू यहाँ पर बनाया जाता है। जैसे हमने इंक्लाइंड प्लेन देखा था, इंक्लाइंड प्लेन रियलिटी में कैसा था, ऐसा एक पूरा प्लेन था। जब उसको हम साइड से देखते थे तो सिर्फ क्या दिखाई देता था, एक लाइन दिखाई देती थी। तो ये भी इसका कौन सा व्यू है, साइड व्यू है। कई लोग सोच रहे हैं ऐसा करते क्यों है, ऐसा इसलिए करते हैं कि बार बार उसका 3 डायमेंशनल डायग्राम बनाओ पुली का, है ना। कैसी पुली बनानी पड़ेगी, दो सर्कुलर व्हील, बीच में गैप, फिर ऐसा बनाओ, तो ऐसा बनाने में टाइम ज़्यादा वेस्ट होगा, तो उसको ऐसे बना दिया जाता है। तो पुली क्या चीज़ है, क्लियर है। अब इस पर बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। ऐसा समझो 3-4 लेक्चर पुली चलेगा अपना स्यूडो फोर्स पढ़ाने के बाद, है ना। अब धीरे धीरे चीज़ें इंट्रोड्यूस होती चली जाएंगी। अब इस पर क्वेश्चन कैसे आते हैं वो समझते हैं। अब ये जो पुली है, इस पुली पर
ये आप नोट कर लो कि इसका साइड व्यू है। ये पुली तो यहाँ फिक्स है, एक ब्लॉक यहाँ ऐसे लटका दिया जाता है और दूसरा ब्लॉक यहाँ ऐसे लटका दिया जाता है। इस ब्लॉक का मास सपोज कुछ ले लेते हैं हम, ले लो 5 kg या 3 ले लो 3 kg, और इसका मास ले लिया 2 kg। अच्छा, स्ट्रिंग्स कैसी हैं? जो अपनी स्ट्रिंग्स हैं, मासलेस, ये बार बार मत लिखा, नहीं लिखा है, मासलेस एंड इनएक्सटेंसिबल। अब रियलिटी में इसका डायग्राम तो आपको समझ में आएगा। रियलिटी में ये पुली ऐसे बनी हुई, ऐसे, और इसमें इस तरह से, ये एक यहाँ पर और एक यहाँ पर, इस तरह से डायग्राम है वो, है ना, कि ये व्हील है हमारा पूरा ऐसे सर्कुलर, और एक इस पर हमने क्या किया, एक ब्लॉक यहाँ लटका दिया और दूसरे ब्लॉक के यहाँ लटका दिया। डायग्राम क्लियर है सभी को? ओके। अब हम क्या करते हैं, हमसे पूछा गया है, और कहीं भी कोई फ्रिक्शन नहीं है, यहां पर आप चाहो तो लिख भी देना, फ्रिक्शनलेस है। एक चीज को ध्यान समझेंगे, म्यू का वैल्यू 0। ये क्यों बताया मैंने? क्योंकि कई बार बच्चों मन में आता सर ये पुली नहीं घूमेगी क्या? नहीं, एक बात ध्यान समझना, हम किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर चलते हैं तो प्लेटफॉर्म के ऊपर चल तभी पाते हैं जब फ्रिक्शन है। सोचो अगर फ्रिक्शन ना हो तो क्या आप चल पाओगे? नहीं, आप चल ही नहीं सकते बिना फ्रिक्शन के। वो अगला चैप्टर जो आएगा तो उसमें अच्छे से फील करेंगे कि फ्रिक्शन का क्या रोल होता है। इस पुली के ऊपर ये स्ट्रिंग ऐसे बंधी, ऐसे रखी हुई है, और एक ब्लॉक यहाँ बंधा हुआ है, एक ब्लॉक यहाँ बंधा हुआ है। अब रियलिटी में इस ब्लॉक को नीचे कितना फोर्स बुला रहा है? mg। इसको भी कौन बुला रहा है? mg। तो रियलिटी में ये वाला सिस्टम ऐसे चलेगा, ये 3 kg है और ये 2 kg है। क्या इस पर नीचे की तरफ फोर्स लग रहा है 30 और इस पर फोर्स लग रहा है नीचे की साइड 20, तो जीतेगा कौन? क्या ये वाला फोर्स जीतेगा? तो इस सिस्टम को कैसे चलाएगा? ऐसे चलेगा। बट क्वेश्चन ये, क्या पुली घूमेगी? तो आंसर है अभी पुली नहीं घूमेगी। क्यों नहीं घूमेगी? क्योंकि पुली और स्ट्रिंग के बीच में फ्रिक्शन है ही नहीं। अगर रस्सी उसके ऊपर जाएगी तो रस्सी सिर्फ फिसलेगी ऐसे, लेकिन पुली को घुमाने के लिए कोई तो फोर्स लगना चाहिए। अब पुली के और स्ट्रिंग के बीच में कोई फ्रिक्शन नहीं, तो पुली को कोई फोर्स घुमा सकता नहीं। क्लियर मेरी बात? इस चीज की अच्छी फील आएगी आपको रोटेशनल मोशन में, जहां मैं प्रैक्टिकली और मैथमेटिकली आपको करके दिखाऊंगा। देखो नहीं फिसल रही है, और मैथमेटिकली आपको समझ में आ जाएगा, देखो हाँ ये वैल्यू होती तो फिसलती, फ्रिक्शन का वैल्यू होगा तो स्लाइड करेगी, अपनी बेसिकली घूमेगी। कौन? अपनी पुली। अभी पुली घूमने वाली नहीं। ओके, खैर हमसे तो क्या पूछा गया है कि ब्लॉक के एक्सेलरेशन क्या होंगे। क्वेश्चन नोट करो, फाइंड आउट द एक्सेलरेशंस ऑफ द ब्लॉक एंड टेंशन इन द स्ट्रिंग, एंड टेंशन इन द स्ट्रिंग। ठीक है, अब हमने क्या किया, हमने एक बात समझी, यहां से स्ट्रिंग स्टार्ट हुई और ये स्ट्रिंग ऐसे गई और यहां घूम के यहां आई, तो स्ट्रिंग एक है दो? स्ट्रिंग तो एक ही है। तो अगर इस सेगमेंट में टेंशन को हम T मान लें तो इस सेगमेंट में भी T मान सकते हैं। क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि क्या बताया, एक ही स्ट्रिंग में अगर स्ट्रिंग बदल जाएगी तो टेंशन अलग अलग होगा, बट एक ही स्ट्रिंग में टेंशन का वैल्यू कैसा आएगा? सेम आएगा। ठीक, तो हमने T और T, और जब भी स्ट्रिंग के लिए मैंने बात की थी तो मैंने बताया था क्या किया करो, हमेशा इस तरह से दो एरो बना दिया करो, और इस ब्लॉक पे नीचे, अच्छा यहां पर भी क्या लग रहा है ऐसे T और T, और ये भी क्या है T और T। क्लियर है? और फिर फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं तो इनको बीच में से ऐसे काट दिया करो। ऐसा काटने से फायदा क्या होता है कि आपको फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है, सपोज 3 kg का FVD बनाने हैं आपको। मैंने कहा 3 kg का FVD बताओ, तो आपने कहा देखो 3 kg पर नीचे लगेगा mg मतलब 30, और ऊपर लगेगा देखो 3 kg पे और क्या लग रहा है? ये वाला T। क्लियरली दिखा? काटने समझ में आ जाता है। अच्छा मैं पूछूं ये T किस पे लग रहा है? पुली पर। अच्छा मैं आपसे पर्टिकुलर क्वेश्चन पूछता, बताओ पुली पर कितना फोर्स लग रहा है? सिर्फ पुली पर। तो आप बोलते देखो पुली पर एक तो फोर्स लग रहा है ये T, और इस पुली पर लग रहा है फोर्स T, तो पुली पर फोर्स लग रहा है 2T डाउनवर्ड डायरेक्शन में, पुली पर। आंसर आ गया। इसलिए जब भी ऐसा क्वेश्चन है ना बीच में से एक डैश बना दिया तो आपको फोर्स समझ में आ जाएगा कौन सा टेंशन किस पे लग रहा है। क्लियर है? अच्छा, पूरा सिस्टम जा कहाँ रहा है? ये
3 kg का ब्लॉक कहाँ जाएगा, ऊपर या नीचे? क्लियरली समझ में आ रहा है कि 3 kg का ब्लॉक जाएगा नीचे और ये 2 kg का ब्लॉक आएगा ऊपर। अच्छा, क्या दोनों ब्लॉक के एक्सेलरेशन अलग अलग हो सकते हैं? इमेजिन करो, एक्सेलरेशन मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी एंड वेलोसिटी इज रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। सोचो 1 सेकंड, ध्यान समझना, 1 सेकंड में ये चला 3 kg का 4 मीटर नीचे। ये बात तो कंफर्म है कि 3 kg का नीचे जाना है। मैं बिल्कुल धीमे धीमे इसलिए करा रहा हूँ कि आपको सेट हो जाए, नया चीज है ना, तो आपको डरने की जरूरत नहीं, एक एक चीज ध्यान से समझाएंगे। ये 3 kg का ब्लॉक जो है ये 1 सेकंड में चला 3 मीटर। कितना मीटर? 3 मीटर। तो 2 kg का ब्लॉक की मजबूरी है कि इसको भी 3 मीटर चलना पड़ेगा ऊपर। मतलब हर सेकंड दोनों का डिस्प्लेसमेंट कैसा है? सेम। डिस्प्लेसमेंट सेम तो वेलोसिटी भी सेम, वेलोसिटी सेम तो एक्सेलरेशन भी सेम। इसका मतलब अगर मैंने बोला कि ये ब्लॉक ए एक्सेलरेशन से नीचे जा रहा है तो मैं इस ब्लॉक को बोलूंगा ए एक्सेलरेशन से ऊपर आ रहा है। ठीक, इसका एक्सेलरेशन ए। इसी तरह से अगर 2 kg का फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे तो 2 kg पे ऊपर क्या लगा? t और नीचे क्या लगा? 20। और इसका एक्सेलरेशन कहाँ है? हाँ, इसका एक्सेलरेशन है ऊपर की साइड। गॉट माय पॉइंट? अब क्या इन दोनों के लिए आप न्यूटन की इक्वेशन लिख सकते हो? बिल्कुल लिख सकते हो। क्या है न्यूटन की इक्वेशन? बोलो जल्दी से। इसमें क्या लिखोगे? 30 - t या t - 30? सोच के बताओ। जिस डायरेक्शन का एक्सेलरेशन है ना उसी डायरेक्शन का फोर्स तो जाता है। क्या ये नीचे जा रहा है? तो इस पर क्या लिखेंगे हम इस पर लिखेंगे 30 - t = 3 × a। इसी तरह से इसके लिए क्या लिखोगे? इसके लिए क्या लिखा जाएगा? t - 20 या 20 - t? क्या ऊपर जा रहा है तो हम लिखेंगे t - 20 = 2 × a। तो इससे ये कैंसिल आउट हो गया। 30 - 20 कितना हो गया? 10 = 5a। तो a = आ गया 2 मीटर/सेकंड स्क्वायर। क्लियर है? ओके। अब अगर एक्सेलरेशन आ गया तो टेंशन तो निकाल ही सकते हो। तो एक लाइन में डायरेक्ट आंसर बोल दो, क्या आएगा टेंशन का? देखो 2 को कहाँ रख दो? यहाँ। तो 3 × 2 कितना हो गया? 6। ये -t इधर जाएगा, 6 इधर जाएगा, तो मेरे हिसाब से t का वैल्यू आ जाएगा 24 न्यूटन। तो देखो एक्सेलरेशन भी आ गए और स्ट्रिंग में टेंशन भी आ गया। खत्म हो गई पुली, है ना? पुली भी बहुत खतरनाक पढ़ाएंगे। टेंशन मतलब ये तो बस एक आइडिया दिया है कि आपको, जिससे कि जब हम चीज़ों को टफ बनाए ना तो आपको क्लैरिटी रहे, बेसिक क्लैरिटी की टेंशन क्या चीज़ है, पुली कैसे वर्क करेगी, फ्री बॉडी डायग्राम कैसे बनाना है। ठीक है, तो आप इसको नोट कर लो स्क्रीन स्टॉप करके अच्छे से। फिर इसमें एक शॉर्ट ट्रिक बताते हैं। अब इस टाइप की पुली में देखो, वैसे ये शॉर्ट ट्रिक बताऊं, ये शॉर्ट ट्रिक अब अप्लाई मतलब ऐसे क्वेश्चन जेई और नीट में कम आते हैं, क्योंकि ये शॉर्ट ट्रिक सब जगह पब्लिश हो चुकी है, सबको पता है और बहुत कॉमन ये शॉर्ट ट्रिक है। और इसकी कुछ लिमिटेशंस हैं, ये शॉर्ट ट्रिक हर जगह नहीं लगेगी। तो आपके मन में सर ऐसी शॉर्ट ट्रिक का क्या काम जो हर जगह ना लगे? कई शॉर्ट ट्रिक, मैंने बताया शॉर्ट ट्रिक्स की लिमिटेशन होती है कि आपने भी देखा होगा कि एवरेज स्पीड का क्वेश्चन, तो ऐसा कोई क्या शॉर्ट ट्रिक से एवरेज स्पीड का हर क्वेश्चन कर लोगे तुम? नहीं, फिक्स है कि अगर ऐसा पर्टिकुलर क्वेश्चन का टाइप है तो क्वेश्चन ऐसे सॉल्व कर सकते हो इस ट्रिक से, है ना? तो नाम ही ट्रिक है उसका। तो पर्टिकुलर सेगमेंट में एप्लीकेबल होती है। तो इसका जो मेथड बताया ये हर जगह एप्लीकेबल है, क्योंकि ये बेसिक मेथड है। बट जो शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ उसकी लिमिटेशन, वो क्या लिमिटेशन है वो मैं आपको समझा दूंगा अभी। बट वो शॉर्ट ट्रिक क्या, पहले वो समझ लेते हैं। शॉर्ट ट्रिक, जब भी हमें एक्सेलरेशन निकालना हो ना ऐसे सिस्टम का, तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू लिखें नेट पुलिंग फोर्स along the direction of acceleration upon net mass। शॉर्ट ट्रिक नोट कर लो क्या है? नेट पुलिंग फोर्स along the direction of acceleration upon net mass। ये आपकी बेसिकली शॉर्ट ट्रिक है। अब शॉर्ट ट्रिक के हिसाब से देखो नेट पुलिंग फोर्स कितना है, तो ये देखो नेट पुलिंग फोर्स कितना है। बेसिकली इस पर नेट पुलिंग फोर्स की बात की जाए
तो इधर कितना लग रहा था 30 और इधर कितना लग रहा था 20। तो एक सिस्टम इसको खींच रहा है इधर की साइड और एक फोर्स लग रहा है इस पे इधर की साइड। दोनों फोर्स क्या चाहते हैं कि मैं जीतूं, लेकिन जीतेगा कौन? जिसका वैल्यू ज़्यादा होगा। इधर फोर्स लग रहा है 30 और ये खींच रहा है नीचे की तरफ 20 न्यूटन की फोर्स है। तो हमने थोड़ा लॉजिक लगाया, हमने कहा ये 30 नीचे बुला रहा है, ये 20 नीचे बुला रहा है, बट सिस्टम चलेगा कैसे? सिस्टम ऐसे चलेगा। तो नेट पुलिंग फोर्स अलोंग द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन, मतलब एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में नेट फोर्स कितना है? ये फोर्स इधर लाना चाह रहा है और ये फोर्स नीचे लाना चाह रहा है, ये दोनों फोर्स एक दूसरे की डायरेक्शन का अपोज कर रहा है। तो नेट पुलिंग फोर्स कितना है एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में? क्या एक्सेलरेशन की डायरेक्शन ये है 3 kg के साइड, तो इस डायरेक्शन में नेट पुलिंग फोर्स कितना बचेगा? 30, 20 या 30 - 20? सोच के देखो, ये इधर लाना चाह रहा है और ये भी इधर लाना चाह रहा है, तो इस डायरेक्शन जीतना तो इसको है। ये तो वैसी बात हो गई कि मेरे ऊपर एक फोर्स लगे इधर, एक फोर्स लगे इधर, तो मैं पूछूं नेट फोर्स कितना, तो आप बोलोगे सर जो फोर्स ज्यादा हो उसमें से माइनस कर दो। इस तरह से दो जो ब्लॉक हैं, इस पर एक फोर्स लग रहा है इधर, इस ब्लॉक पे फोर्स लग रहा है इधर, तो नेट फोर्स कितना होगा? जो फोर्स ज्यादा है मतलब 30 - 20, तो नेट फोर्स कितना हो गया? अलोंग द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन। क्यों बोला? क्योंकि सिस्टम इधर की तरफ जा रहा है, तो आप इसमें से इसको माइनस करोगे, ठीक है? जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होगी उस फोर्स में से उसके अपोज करने वाले डायरेक्शन को माइनस कर दो। तो नेट फोर्स कितना हो जाएगा? 30 - 20 दैट इज 10 अपॉन नेट मास। नेट मास मतलब दोनों ब्लॉक की मास क्या है? 3 और 2, मतलब 5 kg, 10/5 दैट इज 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आंसर क्लियर है? बट इसकी एक परेशानी ये है कि ये शॉर्ट ट्रिक जो हम अप्लाई कर रहे हैं ये सिर्फ तब एप्लीकेबल है जब एक तो हमारी पुली एक हो और पुली रेस्ट कंडीशन में हो, है ना? क्योंकि अभी हम आगे चल के ऐसे क्वेश्चंस भी करेंगे जिनमें हमारी पुली जो होगी वो मूव कर रही होगी, तो उस केस में हम ये शॉर्ट ट्रिक अप्लाई नहीं करेंगे। इज दैट क्लियर? ये शॉर्ट ट्रिक सिर्फ कब लगेगी? एक तो ध्यान रख लो कि पुली रेस्ट पे होनी चाहिए, पुली मूव नहीं करनी चाहिए। मूव करने से मतलब नहीं घूम रही, घूमने से मतलब नहीं, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है, सोचो एक लिफ्ट है, लिफ्ट में पुली लगा दें हम, क्या समझ? लिफ्ट में क्या लगा दो आप? पुली, और वो चलने लगे, है ना? एक की जगह 2 पुली लगा दी आपने और दूसरी पुली जो है वो रेस्ट कंडीशन है, अभी तो क्या है ये फिक्स है पुली, ये मूव नहीं कर सकती, बट पुली भी तो मूव कर सकती। अब सोचो पुली भी मूव करे और ब्लॉक भी मूव करे, उस कंडीशन में ये शॉर्ट ट्रिक आप अप्लाई नहीं करोगे। इज दैट क्लियर? क्या ध्यान रखना है? ये शॉर्ट ट्रिक जो है तभी एप्लीकेबल है जब पुली फिक्स हो, मतलब पुली मूव ना कर रही हो और एक ही पुली लगी हो, ठीक है? ओके, अब इस वैरायटी पे एक क्वेश्चन और करा देता हूँ, फिर आगे बढ़ते हैं। ऐसे एक पुली लगाई, यहाँ एक ब्लॉक, ये ऐसे, ऐसा नहीं, सिंपल बनाते हैं ना ज्यादा भी, ये थोड़ा टफ बना लें, है ना? थोड़ा सा अच्छा बनाए तो चलो बना लेते हैं यार, है ना? सॉल्व भी तो करना, उसमें क्या है। इस तरह का ये क्वेश्चन है ना? अब मैंने पूछा आपसे टेंशन एंड एक्सेलरेशन, तो आपको क्या करना है, ध्यान सुने मेरी बात को, बेसिक्स पर रिलाई करो कि हमें क्या आता है उसके ऊपर जाओ, और आप देखेंगे ये क्वेश्चन देखने में लग रहा है अभी तो इससे बहुत टफ टफ पढ़ने हैं,
है ना, 2 ब्लॉक 3 ब्लॉक फिर 3 पुली लगा देंगे, है ना, उतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। फिर शॉर्ट ट्रिक्स भी आएंगी, टेंशन मतलब काफ़ी सारी शॉर्ट ट्रिक्स बताने वाला हूँ इसमें। अब हमने कहा फाइंड आउट द एक्सेलरेशन ऑफ ईच ब्लॉक एंड टेंशन इन द स्प्रिंग। अब टेंशन भी ढूंढना है अपने को। अब थोड़ा सा अपने को इसमें फील करना पड़ेगा यार कॉन्सेप्ट, है ना, तभी मजा आएगा। तो ध्यान सुने, हमें एक बात पता है कि अगर स्ट्रिंग एक ही है तो टेंशन हर जगह सेम। तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या, ध्यान समझना, कि इधर टेंशन T, इधर टेंशन T, क्योंकि ये स्ट्रिंग ऐसे होते हुई तो यहाँ भी टेंशन T। और क्या सिखाया था, 2 एरो बना दो और इस पर क्या लिख दो, T T और T और T, और यहाँ भी क्या, ठीक है, ओके। अब थोड़ा सा इस पुली के बारे में सोचें। कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए क्वेश्चन अच्छा है ना, थोड़ा ध्यान समझें। पुली के बारे में सोचें, इनको क्या सिखाया था, हमेशा ऐसे कट बना दो, कट कर दिए। इस पुली का मास कितना है, मासलेस, है ना, आप चाहो तो लिख सकते हो पुलीज आर मासलेस। पहले भी जो हमने पुली पढ़ी थी वो भी कैसी है, मासलेस है ना। मासलेस का मतलब ये नहीं होता, फिजिक्स में मासलेस का मतलब होता है कि कंपैरेटिवली मास इनके बहुत कम है, बहुत लाइट वेट की है। तो जो पुली है उस पर ऐसे फोर्स लग रहा है, एक फोर्स लग रहा है इधर T और दूसरा फोर्स लग रहा है इधर भी T, ठीक है। और नीचे एक और स्ट्रिंग है, ये भी तो स्ट्रिंग है। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि इस स्ट्रिंग में कितना टेंशन आएगा, जो भी आएगा वो स्ट्रिंग के, देखो इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर जहां आएगा वो वैल्यू सेम होगी, बट वो वैल्यू डिफरेंट होगी इस T से, क्योंकि स्ट्रिंग बदल गई है। तो मैंने कहा ठीक है, मैंने कहा उस T डैश, उसका टेंशन का डायरेक्शन कैसा होगा। तो आप बोलोगे सर डायरेक्शन के लिए तो हमें एरो बनाने हैं ऐसे, बट वो वैल्यू पता नहीं है। तो मैंने कहा आप एक काम करो, T डैश मान लो। तो आपने इस वैल्यू को T डैश मान लिया। आपको न्यूटन, ये बताओ पुली चल रही है, हाँ आपने कहा चल तो रही। मैंने कहा ठीक है, किस डायरेक्शन में चलेगी, जाहिर सी बात सिस्टम को देखो, ये ब्लॉक कहाँ है, देखो ये ब्लॉक, ये फिक्स पुली नहीं है, ये वाली फिक्स पुली है। देखो ऐसे एज लगा के मैंने फिक्स कर रखा उसको, ये पुली फिक्स है, बट ये वाली पुली ये तो मूव कर रही है। अब ये पुली कहाँ जा रही है, नीचे, ठीक है। तो इस पुली के बारे में सोचें, इस पुली पर ऊपर कितना फोर्स है, ऊपर की तरफ, पुली के ऊपर। अब इसको ऐसे जब काट दोगे और इसके नीचे क्या लगा हुआ है, ब्लॉक 5 kg का, जिसपे इधर क्या लग रहा होगा, 50। तो सोचो ये जो पुली है, सिर्फ पुली को देखो तो ऊपर की तरफ लग रहा है 2T और नीचे की तरफ लग रहा है T डैश। तो पुली पर न्यूटन की इक्वेशन लगाओ। तो जब आप पुली पर न्यूटन की इक्वेशन लगाओगे तो आप लिखोगे T डैश माइनस 2T इज इक्वल टू मास ऑफ पुली इनटू एक्सेलरेशन। क्या आप यही लिखोगे, पहले अच्छे से सोचो। पुली पर नीचे की तरफ लगा फोर्स T डैश, ऊपर की तरफ फोर्स लगा 2T, तो आप लिखोगे नेट फोर्स इज इक्वल टू m इंटू ए। तो ये इक्वेशन लिखते। बट पुली का मास कितना है, 0, तो ये चीज 0 हो गई। तो T डैश का वैल्यू क्या आ गया, 2T। तो यहां पर हम लिख देंगे T डैश इज इक्वल टू आएगा 2T। क्लियर है, अभी काम कंप्लीट नहीं हुआ है ना। बट पहले आप क्या करो ना, आप पहले इस क्वेश्चन को अच्छे से एनालिसिस कर लो, है ना। आंसर क्या आएगा वो मैं बता देता हूँ, ये इक्वेशन बनवा ही देता हूँ चलो, लेकिन पहले स्क्रीनशॉट करो, पहले इतना पूरा रिवाइज करो, फिर आगे देखना, नहीं तो फिर कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा, है ना। अब ध्यान समझो, ये कहाँ जाएगा सिस्टम, नीचे, ये कहाँ जाएगा, आगे। क्या मैं ऐसा मान सकता हूँ कि इसका एक्सेलरेशन a है तो इसका भी एक्सेलरेशन a होगा। फील करें अच्छे से, रटो मत, सर ने रटा दिया इसका a उसका a मान लो, नहीं, समझना पड़ेगा। अगर मैं बोलूं ये ब्लॉक, ध्यान, ये ब्लॉक चला 4 मीटर इधर राइट साइड, कितने मीटर, 4 मीटर, तो ये ब्लॉक कितना चलेगा, इस क्वेश्चन का आंसर देना। अगर ये ब्लॉक फॉरवर्ड डायरेक्शन में चला 4 मीटर, कितने मीटर, 4 मीटर, तो ये ब्लॉक नीचे कितना जाएगा। फील करें अच्छे से, कोई जल्दबाजी नहीं है ना। आप इसको इसका आंसर मुझे बताओ तो उसके आगे आपको थोड़ा फील करने में मजा आएगा, है ना। मैं बता दूं तो मजा ही खराब हो जाएगा। तो आप इसको खुद से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो आप इसे एक बार खुद से ट्राई करें और मुझे, मतलब आंसर मैं करा दे रहा हूँ, बट
तभी सॉल्व करें जब एक बार खुद से एनालिसिस कर लें, ठीक है। चलो, जब ये ब्लॉक चला, ये वाला ब्लॉक चला 4 मीटर इधर, तो ये स्ट्रिंग को एक्सटेंशन कितना मिला, इस साइड के एक्सटेंशन 4 मीटर। पर जब ये इसको 4 मीटर मिला तो पुली सिर्फ चल पाएगी 2 मीटर। फिर से एक बार, जैसे ये पुली है, ये पुली यहां की जगह यहां पहुंच गई ऐसे चल के, तो अगर ये लेंथ 2 मीटर मान लूं मैं, तो ये लेंथ भी कितना है 2 मीटर। तो स्ट्रिंग को 2 मीटर नीचे, सॉरी पुली को 2 मीटर नीचे अगर मुझे लाना है पुली को, तो मुझे कितना एक्स्ट्रा स्ट्रिंग चाहिए, 4 मीटर। अगर एक पुली ऐसे है उसको 2 मीटर नीचे लाना है, तो पुली में दोनों साइड क्या बंधी हुई है, ऐसे स्ट्रिंग बंधी हुई है, देखो इस पुली में दोनों साइड ऐसे स्ट्रिंग ऊपर जा रही है। तो अगर इस पुली को अगर पकड़ के मुझे नीचे लाना है 2 मीटर, तो आप बोलोगे 2 मीटर नीचे लाने के लिए लेफ्ट साइड से 2 मीटर स्ट्रिंग चाहिए, राइट साइड से 2 मीटर स्ट्रिंग चाहिए। तो राइट साइड में तो स्ट्रिंग कहीं से आ नहीं रही है, तो फिक्स है यहाँ। और मैं चाहता हूं पुली 2 मीटर नीचे जाए, तो ये कब हो सकता है, जब ये ब्लॉक 4 मीटर, ध्यान समझना, 4 मीटर इधर आएगा, तो एक्स्ट्रा लेंथ, एक्स्ट्रा स्ट्रिंग कितनी मिल गई आपको, 4 मीटर। तो 2 मीटर सप्लाई हो जाएगी राइट साइड और 2 मीटर सप्लाई हो जाएगी लेफ्ट साइड, तो अल्टीमेटली पुली कितना नीचे आ जाएगी, 2 मीटर। मतलब जब ब्लॉक चलेगा 4 मीटर तो पुली चलेगी 2 मीटर। मतलब जब ब्लॉक की स्पीड होगी 4 तो इसकी स्पीड होगी 2। मतलब ब्लॉक का एक्सेलरेशन होगा 4 तो इसका एक्सेलरेशन होगा 2। मतलब इसका एक्सेलरेशन जो अगर हम a मान लें, इसका एक्सेलरेशन क्या एज्यूम कर लिया आपने, a, तो इसका एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा 2a। या फिर हम बोलें कि इसका एक्सेलरेशन a है तो इसका एक्सेलरेशन कितना है 2a है, एक ही बात है। थोड़ा ज़्यादा हो गया मुझे लग रहा है लेवल, पर थोड़ा चीज़ें आपको एनालिसिस करनी पड़ेगी, तो कोई जल्दबाजी नहीं है। अब तो इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं बचा है ना, सिर्फ एनालिसिस करना था, एक्सेलरेशन का इक्वेशन बनानी है। अब तो इक्वेशन तो मैं बनवा ही दूंगा, टेंशन वगैरह हमने सब निकाल दिया। अब इक्वेशन बना सकते हैं। इक्वेशन क्या बनेगी, देखो ये टी डैश का वैल्यू कितना है 2t, तो इधर क्या आ गया 2t, ऐसे 2t है। तो बताओ 5 kg का फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ, 5 kg, ये मैं हटा देता हूँ, इसको नोट कर लो। 5 kg पे देखो क्या लग रहा है, 5 kg ब्लॉक जो है इस पर नीचे लग रहा है 50, ऊपर लग रहा है कितना अपना 2t, और ये नीचे जा रहा है 2a से, और ये रहा अपना कौन, ये रहा 2 kg। तो 2 kg पर सिर्फ इधर लग रहा है t और ये जा रहा है a। अब बचेगा सर इसका mg, अरे इसका mg तो नीचे लग रहा है, इसको चलाने में कोई काम नहीं आ रहा है। तो इस पर न्यूटन की इक्वेशन इस डायरेक्शन में क्या होगी, नेट फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है ma, नेट फोर्स क्या है t, और कोई फोर्स है ही नहीं, इज इक्वल टू 2 इंटू ए। और इस पर इक्वेशन क्या बनेगी सोचो, 50 माइनस 2t इज इक्वल टू, सॉरी 5a, 5 इंटू ए। अब क्या करेंगे, सॉल्व करना है तो इस इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई कर दो। ये अपनी इक्वेशन 1 थी, ये इक्वेशन 2 थी, इस इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 2t इज इक्वल टू 4a। अब ऐड कर दो, इससे कैंसिल आउट हो गया, तो 50 इज इक्वल टू 9a। तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू आ गया 50/9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दिस इज द आंसर। क्लियर है मेरी बात। तो ये अच्छा क्वेश्चन था, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था, और इस क्वेश्चन में डाउट्स आएंगे आपको, और आना भी चाहिए, है ना। तो आप एक काम करो, इस चीज़ को कम से कम 2 से 3 बार देखना है, ठीक है। और जो भी चीज़ समझ में आएगी मुझे व्हाट्सएप पर डाउट भेजना है उसको, ठीक है। चलो बाय, टेक केयर।